जी नाज़रीन, मैं राकेश पुरी आपकी खिदमत में एक बार फिर पूंछ हलचल चैनल के साथ आपकी रूबरू होने जा रहा हूं। तो आज हम एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट श्री संजय रैना जी, जो एक पॉलिटिकल कैरियर भी उनका रहा और उसके साथ एक सोशल वर्कर भी यहाँ पर हैं। तो रैना साहब, आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो अपना समय निकाल कर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो इस वक्त रियासत में डीलिमिटेशन जो चल रही है, इसके बारे में जनाब के क्या तबसरात हैं? शुक्रिया पुरी साहब। पहले तो मैं आपने जो ये चैनल यूट्यूब चैनल खोला है उसकी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि समय समय पर आप पुंछ की जो समस्याएं हैं, पुंछ की लोगों की जो समस्याएं हैं, पुंछ के डेवलपमेंटल इशू हैं, या यूटी जम्मू कश्मीर के जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है सियासी लेवल पर, समाजी लेवल पर, उन चीज़ों को उजागर करते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब जैसे आपने मुझे ये प्रश्न पूछा है कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस प्रोसेस को यहाँ पर शुरू किया हुआ है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें सर, हमारे यहाँ पर जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, तो एक हमारी वहाँ से ना जो कमीशन न्यू दिल्ली से एक कमीशन आया, डीलिमिटेशन कमीशन, जो रेडिसन ब्लू होटल जम्मू में ठहरा। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने मेमोरेंडम वहाँ पर रखे हैं कि डीलिमिटेशन कैसे की जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मूट क्वेश्चन क्या है कि जो आखिरी बार जो सेंसस हुए थे वो 2011 में हुए थे। 2000 क्या ये जो डीलिमिटेशन होगी, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, डीलिमिटेशन का अर्थ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन बढ़ती है, उसके अलावा कोई नए इलाकों में ग्रोथ होती है या इग्नोर होते हैं, या टेरन बदल जाता है, या टोपोग्राफी बदलती है, या डेमोग्राफी एरियो की बदलती है। पॉपुलेशन बेसिक फोकस है कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जो हमने पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रखी हुई है वोटर्स की तादाद, जब वो काफ़ी तादाद में बढ़ जाती है, तो हम नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो कार वोट करते हैं। तो डीलिमिटेशन का बेसिक अर्थ यही होता है, एक तो पॉपुलेशन देखी जाती है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, सेकंड टेरन देखा जाता है, टोपोग्राफी देखी जाती है, उसके अलावा एक्सेस टू दैट एरिया देखा जाता है, उसके अलावा कि वो पसमानदगी उस एरिया, उसको कैसे दूर किया जाए बाय वर्च्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में जो है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसको एम्पावर करते हैं। तो अब 8 और 9 को कमीशन ने वहाँ पर जो है लोगों से वो मिल रहे हैं, इसी तरह वो कश्मीर में भी जाएंगे। तो अब जो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि देखते हैं कि वो 2011 के सेंसस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का इल्ज़ाम है कि 2011 तक जो सेंसस हैं वो फर्स्ट सेंसस हैं। कश्मीर की डोमिनेशन रही है इस हमारी पूरी जम्मू और कश्मीर खिते पर। उनकी कश्मीर वैली की पॉपुलेशन कम होते हुए, एरिया कम होते हुए भी उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन दिखाई गई है, जिसके कारण उन्होंने अपनी सीटें जो हैं बढ़ा ली हैं, जम्मू प्रोविंस में सीटें कम रखी हैं। तो डीलिमिटेशन का अगर ये पर्पस ये हल नहीं हुआ कि नए सेंसस के मुताबिक अगर नहीं होता है डीलिमिटेशन, मुझे समझ नहीं आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पर मैच्योर लोग बैठे हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है नए सेंसस के मुताबिक हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाए। जो नए वोटर आए हैं, जो फर्स्ट वोटर्स उसमें डाले गए हैं, या पॉपुलेशन का जो उसमें गलत जो हमारा वो बताया गया है कि कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जम्मू प्रोविंस से ज़्यादा है, जब तक इस चीज़ में समानता या इसको ठीक करेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक डीलिमिटेशन करना मुझे लगता है बेमाना है। डीलिमिटेशन के लिए बिल्कुल होना चाहिए, हमारा प्रेशर है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम इच्छा करते हैं, हमारी सोच है कि जो पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको मंडी से अलग किया जाए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और मिल जाए।
सुरनकोट और मैंडर के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और कार्व हो जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है। जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी उतनी डेवलपमेंट होगी हमारे, उतना पसमानदगी हमारे एरिया की ख़त्म होगी। तो डीलिमिटेशन का जो आपने प्रश्न पूछा, तो मेरी भी यही आए, अगर नए सेंसस के मुताबिक होती है तो वो जो है एक बहुत ही फ़ायदेमंद इशू होगा सर। तो रैना साहब, इसके साथ साथ ये बात आपने स्टेट की कही, और उसके साथ साथ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप एक पॉलिटिकली भी आपकी बैकग्राउंड रही है, और उसके साथ आप एक सोशल वर्कर भी हैं और प्रोमिनेंट सिटीज़न भी हैं। सर जी, आपने देखा होगा कि कितने अरसे से हमारा एरिया जो है पुंछ का खास करके तामीर तरक्की के हिसाब से काफ़ी पीछे चल रहा है। उसकी मेन मिसाल आप देखिए, जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे किला की बिल्डिंग है, बागडेडी की बिल्डिंग है, और उसके साथ आप और दीगर देख सकते हैं, जैसे हमारा तालाब था जहाँ से पुंछ की बिजली जहाँ से जनरेट होती थी, उसके बारे में करोड़ों रुपए के फंड जहाँ पर आए, मगर उस पर कोई अमल नहीं किया गया। तो इसके बारे में जनाब आप क्या कहना चाहिए? पुरी साहब, ये डेवलपमेंट के हवाले से हिस्टोरिकल जो हमारे यहाँ पर विरसा है उसको प्रिजर्व करने के हवाले से आपने बहुत मुस्बित प्रश्न पूछा है। देखिए, पुंछ की बदकिस्मती ये रही है कि 47 से पहले अगर पुंछ को देखा जाए, जो हमने बुज़ुर्गों के से सुना था, पुंछ एक साफ सुथरा, बहुत ही सुंदर और हिस्टोरिकल एक सिटी थी। आप देख सकते हैं पुंछ में जैसे ये रोड की अलाइनमेंट, हम बच्चे थे तो बढ़िया से प्लांट यहाँ पर साइप्रस के प्लांट लगे होते थे बिल्कुल। और ये जो हमारा ये कृष्णचंद्र पार्क है, यहाँ एक सुंदर सा कहते हैं बहुत बड़ा बगीचा था। ये शालीमार, जो कश्मीर का शालीमार गार्डन है, उसके पैटर्न पर राजा पुंछ ने बनाया था। तो हम लोगों ने 47 के बाद तो अपने विरसे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखी। जहाँ तक आपने बिजली घर की बात की है, मेरे वालिद मोहतरम भी इसी पावर डेवलपमेंट में काम करते थे। हम बच्चे थे तो हम जाया करते थे, वहाँ पावर हाउस देखते थे। बड़ी सुंदर, बड़ी पुख्ता मशीनरी, जर्मन की मशीनरी थी। और यहाँ पर जो है इसेंशियल सर्विसेज के लिए जो है, जैसे आर्मी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पीएचई के लिए, एसएसपी, डीसी के लिए डीसी लाइट होती थी यहाँ पर। तो उसके लिए एक ऊपर तालाब, थोड़ी नाड़ आप चले जाएं, ऊपर तालाब था, और उस तालाब को फीड करने के लिए एक कैनाल थी जो कि दलान से होती हुई सीधा यहाँ आती थी। तो ये जो पावर हाउस जो है 80s तक जो चला, फर्स्ट क्लास चला। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोगों ने मिलकर ना तो कोशिश की, पॉलिटिकल हमारे जो लोग उतने विजनरी नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि अपने विरसे को बर्बाद करना शुरू कर दिया। आज हमारा वो पावर हाउस होता तो हमारी इसेंशियल सर्विसेज की कमी नहीं आती ना, या तो उसके मुतबादल हमने कोई और प्रोजेक्ट बनाए होते तो हम कहते जी। लेकिन हिस्टोरिकल विरसे को प्रिजर्व करना बतौर टूरिज्म के लिए, बतौर विरसा एक प्रिजर्व करना, वो होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हमने कोताही की, अपना विरसा वो पावर हाउस का बर्बाद कर दिया। उसके बाद आपने किला मुबारक की बात की। राजा रुस्तम खान के समय से वो किला मुबारक था, अर्थक्वेक में भी वो डैमेज हुआ। हालांकि वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए के फंड दिए गए हैं। किले की चारों तरफ से जगह जो खाली थी, मेरे सामने वहाँ पर कसी हुआ करती थी, आगे पीछे तमाम उसके चारों तरफ एनक्रोचमेंट हो गई है, आगे पीछे बिल्डिंग बन गई हैं। एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था गवर्नर जब जगमोहन थे कि हो टू प्रिजर्व द जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उनके इतने 100 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। और आप यदि जाएं 100 मीटर के विद इन 10 मीटर के दायरे में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई है, और उस विरसे को पूरी तरह से बर्बाद किया गया है। हालांकि यहाँ पर टूरिज्म वाले उसको कुछ ठीक करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन जो किला की जो वैल्यू है, जो हिस्टोरिकल वैल्यू है, उस वैल्यू को बहुत कम आंका गया है। जिसके कारण जो है हमारे लिए यहाँ पुंछ में कोई लोग आएंगे, सैलानी आएंगे, उनको क्या दिखाएंगे? ये टूटा फूटा हुआ किला जिसमें कुछ भी हमने नहीं रखा। उसके अलावा बागडेडी आपने बात की है, बागडेडी को भी प्रिजर्व नहीं किया गया है, प्रिजर्व नहीं किया। आप देख सकते हैं ये बागडेडी एक हिस्टोरिकल 300-400 साल पुराना है। आप देखें उसकी जो डेडी लगी हुई है, जो देवदार की लकड़ लगी हुई है, यदि उसको ही देखा जाए तो कहेंगे यार क्या लोग थे वो, कितनी सुंदर बनाई हुई थी।
काश्तकारी जो उसके ऊपर नकाशी हुई है वो देखते बनती है, लेकिन हमने उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं। ये टाउन हॉल है हमारा, यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल का, कई अरसे से यहाँ पर काम जा कभी पूरा ही नहीं होता। नीचे टाउन हॉल बर्बादी की हालत में डायलेक्टेड कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, अब मोती महल है हमारा, बलदेव महल है, वो आर्मी की वजह से उन्होंने प्रिजर्व रखे हुए हैं। बाकी जो भी हिस्टोरिकल विरसा था हमारा, हमने बर्बाद करने में उसको कोई कसर नहीं रखी। लेकिन फिर भी मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि बुराए मेहरबानी, क्योंकि आज का वक्त है जो पुरानी चीज़ों को देखने का वक्त है। आज का वक्त है सैलानी लोग आते हैं, देखते हैं इस शहर की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। और पुंछ की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है दसियों हज़ार साल पुरानी है, क्योंकि पुंछ का आपको पता है कि महर्षि पुलस्त जिन्होंने राजपुरा मंडी में जो है गुड़ा अमरनाथ स्वामी है, वहाँ 10,000 वर्ष पहले तपस्या की थी, और उन्हीं के नाम पर पुंछ का नाम पुलस्त नगरी बसा था। और बिगड़ते बिगड़ते पुरुंतुस बना, पुरुंतुस से पूंछ बना, पूंछ से पूंछ बना। तो ये हिस्टोरिकल शहर है, इसको प्रिजर्व करना, इसको साफ सुथरा रखना, इसकी देख रेख करना, इसके विरसे को प्रिजर्व करना जो है ना कि सरकार का काम है, बल्कि हमारी जो समाज है यहाँ पर जो है उसका भी काम है कि हम जो भी इशू हैं हम उनको उठाएं। और आप ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं कि आपने जो सामाजिक इशू हैं, जो हिस्टोरिकल हमारे इशू हैं, इनको आप उजागर कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि कम से कम गवर्नमेंट की तवज्जो होगी, वो इन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगी, और प्रिजर्वेशन के साथ जो है इस शहर की जो है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस जो है हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो सर जी आखिर में एक क्वेश्चन हो कि जो हमारी पुंछ की यहाँ पे करोड़ों रुपए लगे और यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे बना, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब और मुफ्ती साहब की जब हुकूमत थी उस वक़्त इसकी सगे बुनियाद रखी गई थी। अब क्या वजह हुई, या हमारी पॉलिटिकल लोगों की कमज़ोरी है, या फिर और कोई वजह है कि जिसकी वजह से हेडक्वार्टर से इस कैंपस को उठा के कहीं दूर फेंका गया? इसके बारे में जनाब आप क्या कहेंगे? पूरी साहब, यूनिवर्सिटी 2008 में यूनिवर्सिटी कैंपस जो है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो हमें दिया था, उस फंक्शन में मैं खुद हाजिर था। कॉलेज में फंक्शन हुआ था, अमिताभ मट्टू साहब वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, आए थे, उनकी कैबिनेट आई थी। यहाँ पहला रमज़ान था, उस दिन इसका इनागुरेशन हुआ था, और ई लर्निंग का कोर्स जो है वहाँ शुरू हुआ था। और ये जो जगह यहाँ पर जो डिंगला में है, यहाँ पर कुछ जगह नगाली साहब की थी और कुछ जगह जो सरकारी थी। जो सरकारी जगह कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने नाम पर अलॉट करवाई थी, लेकिन जब 2010 की बात मैं आपको करता हूँ, बाकी हर जगह कैंपसेस का काम शुरू हो गया। 2010 तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई लैंड एक्वायर नहीं हुई। 2010 में AK साहू साहब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे, और NN वोरा हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर यहाँ पर आए। कहाँ पर पहुँचे? ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर में। तो मुझे भी उनसे मिलने का शर्फ प्राप्त हुआ कि 1-to-1 हमारी बात हुई थी, और मैंने ये इशू जो रैकअप किया कि सर सभी कैंपसेस फंक्शनल हैं, हमने जगह भी एक्वायर नहीं की। तो साहू साहब को वहाँ बैठे हुए उन्होंने कहा, भाई यू एक्सपीडाइट दिस प्रोसेस और मुझे इंटीमेट करो। और AK साहू को क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये पूरी जगह एक्वायर की डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर। और कैंपस का काम जो यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर तारा सिंह जी, पहले डॉक्टर ओमकार सिंह जी डायरेक्टर थे, उनने लैंड लेने में बड़ी सहायता की हमारी यहाँ पर नगाली साहब से लैंड लेने में। तो वो पहले डायरेक्टर बनाए, डॉक्टर ओमकार सिंह सूदन जी पुंछ के प्रोफेसर थे। उसके बाद एक और तारा साहब आए, वो भी मेरे पास आए, तो हमने उस वक्त ये सारी फेंसिंग करवाई और कैंपस काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे जितने हमारे पॉलिटिशियंस जो भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, उनकी उदासीनता के कारण, लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण इस कैंपस पर फोकस, हम सामाजिक तौर पर इस कैंपस के बारे में बोलते रहे। और उसके बाद में ये कैंपस जब बिल्डिंग थोड़ी सी बनी, तो हमारे सुरंगकोट के MLA साहब और पुंछ के MLA साहब ये दोनों मिल गए
इन्होंने क्या किया जी, ये जी क्लस्टर यूनिवर्सिटी बन रही है शाह सतार पर, कोई इनके कोई अपने रिलेशंस की कोई ज़मीनें वगैरह जो थी सरकारी लैंड वो बेचना चाहते थे, ना वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी ना ये बनी। हालांकि मैंने उस वक्त टोटली डाक बंगले में वाइस चांसलर आ रहे हुए थे, मैंने इस चीज़ को टोटल इस कंटेंशन को जो उनने प्रपोज की थी उसको रिजेक्ट किया था। मैंने कहा था इस कैंपस को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अब उसके बाद भी डीसी एजाज साहब यहाँ पर आए, एजाज चौधरी साहब, उन्होंने इस कैंपस को शुरू करने की बहुत कोशिश की। सब्सिक्वेंटली हमने लगातार कहा कि फंडिंग, लेकिन बीच में ये बात चला कि सेंटर ने जो फंड्स दिए थे नॉन यूटिलाइजेशन के कारण जो है वो ग्रांट वापस चली गई है और स्टेट के पास इतने पैसे नहीं हैं ये कैंपस शुरू किया जाए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी गवर्नमेंट से, मैं सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पुंछ, बराए मेहरबानी सर पुंछ के कैंपस को ऑपरेशनल कीजिए, करोड़ों रुपए खर्चे हैं, जो बचा कुचा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कीजिए ताकि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट जो क्लासेस जो है वो शुरू हो सकें। सारे कैंपसेस 10-10 साल हो गए बने हुए और इस कैंपस को 13 साल हुए इनागुरेट हुए, लेकिन आज तक यहाँ पर एक सेरिकल्चर सब्जेक्ट है और एक ई लर्निंग सब्जेक्ट है। मेरा वो भी डिग्री कॉलेज में होता है, इस कैंपस को फंक्शनल नहीं किया गया। आपके चैनल के वसादत से मैं एलजी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी, पुंछ एक नेग्लेक्टेड एरिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के लोगों के लिए जम्मू में पढ़ना या कश्मीर में पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चा होता है। हमारी यहाँ पर एट द डोर स्टेप यूनिवर्सिटी कैंपस खुला था, उधमपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस खुला है, कठुआ में, भद्रवाह में, पूरे ज़िलों में यूनिवर्सिटी कैंपसेस खुले हैं। हमारी बदकिस्मती रही है, सियासी उदासीनता के कारण हमारा कैंपस फंक्शनल नहीं हुआ है। बराए मेहरबानी करके बीइंग हेड ऑफ द स्टेट आप इसको करेंगे, इसको फंक्शनल करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है उसको डेवलप करेंगे ताकि हमारे बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट ना के साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर वो पढ़ सकें। और उसके लिए पुंछ के लोग आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि एलजी सरकार ने हमारे लिए यहाँ पर कुछ किया था। धन्यवाद। तो सामीन, ये थे सीनियर एडवोकेट श्री संजय रैना साहब जिनके तबसरात आपने सुने। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राकेश पुरी को दीजिए इजाज़त। अगले दिन एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।